मैं डॉक्टर अनीता राय सिंघानी, एसोसिएट प्रोफेसर EAFM, गवर्नमेंट PG कॉलेज केकड़ी से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बीकॉम पार्ट 3 के लिए आज जो चैप्टर तैयार किया है उसका नाम है शून्य आधार बजट, जीरो बेस बजटिंग को हम आज स्टडी करेंगे। शून्य आधार बजट क्या है, इसको पहले हम समझेंगे। शून्य आधार बजट ऐसी नियोजन और बजट प्रक्रिया है जिसमें यह अपेक्षा की जाती है कि प्रत्येक प्रबंधक को शून्य आधार से अपनी संपूर्ण बजट मांग को विस्तारपूर्वक न्यायपूर्वक ठहराना पड़ता है एवं वह मांग किए गए धन को क्यों व्यय करेगा इसके औचित्य को भी उसे सिद्ध करना होता है और इस पर प्रकाश डालने का भार भी किसका होता है, प्रबंधक का होता है। इस दृष्टिकोण से कि सभी क्रियाएं निर्णय संकुलों में विश्लेषित की जाती है जिनका व्यवस्थित विश्लेषण द्वारा मूल्यांकन किया जाता है और उसे उनके महत्व के अनुसार क्रमबद्ध किया जाता है। जो ज़्यादा मूल्यवान है उन्हें पहले रखा जाता है और जो कम महत्व की हैं उन्हें बाद में रखा जाता है। इसके लिए कुछ विद्वानों ने भी परिभाषाएं दी हैं। जैसे पीटर ए पेयर के शब्दों में ये कहा गया है कि एक परिचालन नियोजन एवं बजट प्रक्रिया है यह। इसमें प्रत्येक प्रबंधक को अपनी संपूर्ण बजट मांगों को प्रारंभ यानी कि शून्य आधार से विस्तार में औचित्य सिद्ध करना होता है। प्रत्येक प्रबंधक यह बताता है कि वह आखिर कोई धनराशि क्यों खर्च करे। इस विचारधारा के अनुसार सभी क्रियाएं निर्णय पैकेज में अभिव्यक्त की जाती है जिन्हें महत्व के अनुसार क्रम या स्थान देकर सुव्यवस्थित विश्लेषण द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। इसी कड़ी में डेविड लेनिजर, रोनाल्ड सी वॉक की भी एक परिभाषा हम पढ़ेंगे। उनके अनुसार शून्य आधार बजट एक प्रबंधकीय उपकरण है जो सभी चालू और नवीन क्रियाओं एवं कार्यक्रमों के मूल्यांकन के लिए सुव्यवस्थित विधि प्रदान करता है। विवेकपूर्ण तरीके से बजट में कमी या विस्तार स्वीकृत करता है और निर्गमन से उच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों में साधनों के पुनः आवंटन की स्वीकृति प्रदान करता है। अब हम पढ़ेंगे ICMA शब्दावली में क्या कहा गया है शून्य आधार बजट के बारे में। तो ICMA शब्दावली के अनुसार कहा गया है कि शून्य आधार बजट जो है यह बजट एक ऐसी विधि है जिसमें समय जब कभी भी बजट बनाया जाता है सभी क्रियाओं का पुनः मूल्यांकन किया जाता है। प्रत्येक क्रियात्मक बजट इस मान्यता पर प्रारंभ किया जाता है कि वह क्रिया विद्यमान नहीं है और लागत शून्य है। लागत संवर्धियों की तुलना लाभ समृद्धियों से की जाती है ताकि दी हुई लागतों पर नियोजित अधिकतम लाभ की पराकाष्ठा पर पहुंचा जा सके। शून्य आधार बजट के अंतर्गत प्रबंधकों को यह निर्णय लेना पड़ता है कि वह व्यय क्यों करना चाहता है। विभिन्न मदों पर किए जाने व्ययों की प्राथमिकता उसके निर्णय पर आधारित होती है कि किस मद पे कितना और कैसे व्यय किया जाना है और कितना उचित होगा, इस सब का निर्णय भी प्रबंधक लेता है। अब आती है शून्य आधार बजट की क्या क्या विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। पहली विशेषता है कि प्रबंधक को किसी भी प्रकार के बजट आवंटन के लिए उसका औचित्य सिद्ध करना होता है और उसे यह राशि क्यों चाहिए, ऐसा उसके विभाग में पूर्व में व्यय की गई राशि को ध्यान में रखे बिना नए सिरे से करना होता है। विकल्पों की खोज करनी पड़ती है, विकल्पों की छानबीन की जाती है उसके द्वारा। इसी तरीके से निर्णय प्रक्रिया में सभी स्तर के प्रबंधक भाग लेते हैं। अगला पॉइंट है कि चयन लागत लाभ विश्लेषण के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि व्यक्तिगत इकाई के उद्देश्यों को संस्था के उद्देश्यों से जोड़ा जाता है। इसी तरीके से प्राथमिकता के आधार पर तुरंत समायोजन किए जाते हैं। यदि बजट अवधि में कमी की आवश्यकता हो तो उस हिसाब से उसमें कमी या वृद्धि की जाती है। सर्वप्रथम अब इसके क्या क्या कदम है शून्य आधार बजट के, उसको हम देखेंगे कि सर्वप्रथम बजट के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए। उद्देश्य सुनिश्चित होने की स्थिति में ही उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयास किया जा सकता है। अलग अलग संस्थाओं के उद्देश्य भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं।
और हो सकता है कि एक संस्था कर्मचारियों पर किए जाने व्ययों में कटौती करना चाहती है, जबकि दूसरी संस्था एक परियोजना की जगह दूसरे को लागू करना चाह सकती है इत्यादि। किसी परिस्थिति में किस सीमा तक शून्य बजट को अपनाया जाएगा, इसका भी निर्धारण किया जाना चाहिए। लागत और लाभ विश्लेषण भी किया जाना चाहिए और सर्वप्रथम उसी परियोजना को अपनाया जाना चाहिए जिससे लाभ की संभावना सर्वाधिक हो। लागत विश्लेषण से विभिन्न परियोजनाओं को अपनाए जाने की प्राथमिकता के निर्धारण में काफ़ी मदद मिलती है। अब आता है कि शून्य आधार बजट के क्या क्या लाभ हैं। तो पहला लाभ है कि विभिन्न क्रियाओं की प्राथमिकता के निर्धारण और उन्हें लागू करने में सहायता मिलती है। दूसरा है शून्य आधार बजट से प्रबंध की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। इसके माध्यम से केवल उन्हीं क्रियाओं को अपनाया जाएगा जो व्यवसाय के लिए आवश्यक होती हैं। इसी तरीके से शून्य आधार बजट से आर्थिक और व्यर्थ क्षेत्रों को पहचानने में मदद मिलती है और इसके आधार पर आर्थिक क्षेत्रों को छांटकर भावी क्रियाकलापों का निर्धारण किया जा सकता है। इसी के साथ कुछ और लाभ भी हैं इसके कि प्रबंध साधनों का सर्वोत्तम और अनुकूलतम प्रयोग करने में सफल हो सकते हैं। किसी मद पर व्यय तभी किया जाएगा जबकि वो आवश्यक होगा, अन्यथा उस पर व्यय नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से शून्य आधार बजट उन सभी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होता है जिनका उत्पाद या उत्पादन से संबंधित नहीं हो। इस विधि में व्यवसाय की प्रत्येक क्रिया की उपयुक्तता के भी निर्धारण में सहायता मिलती है। शून्य आधार बजट व्यवसाय के लक्ष्यों से संबंधित होता है। केवल वे ही क्रियाएं या चीज़ें स्वीकार की जाती हैं जिससे संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। इसी तरीके से शून्य आधार बजट की कुछ सीमाएं भी हैं और वो सीमाएं निम्नानुसार हैं कि शून्य आधार बजट का सफल क्रियान्वयन तभी किया जा सकता है जबकि उच्च प्रबंधक वर्ग का खुले दिल से सहयोग प्राप्त हो। अगर मान लीजिए उच्च प्रबंधक वर्ग का सहयोग प्राप्त नहीं है तो इनकी सफल क्रियान्विति संदिग्ध हो जाती है। जिन संस्थाओं के साधन सीमित होते हैं उनके लिए इस प्रणाली को लागू करना बहुत कठिन होता है या संभव नहीं होता है। इस प्रणाली की सबसे बड़ी समस्या निर्णय पैकेज के निर्धारण और क्रम स्थान प्रदान करने की है। यह क्रम कौन प्रदान करेगा, कैसे प्रदान करेगा, किस सीमा तक क्रियान्वयन होगा आदि कई सारी जटिल समस्याएं हैं। तो कई सारी सीमाएं भी जो है इसमें फेस करनी पड़ती हैं। धन्यवाद। थैंक यू।